इसमें मेरे दोनों मौज़िन भी, मेरे जो मौज़िन मेहमान बैठे हैं, मुझे इस पर ज़रूर कमेंट्स दें। देखिए, आपके इतने चैनल्स हैं, 5 या 6 चैनल जिम्मेदारी ले लें, हर पाकिस्तान के 5 सेंटर्स बना लें, और जनाब पाकिस्तान के जितने भी हल्के हैं नेशनल असेंबली के, उन हल्कों में से टोटल 10 जो लोग हैं, उन आप पहले तो आप एक चलाइए, आप इस पर टीवी पे एडवर्टाइज करें कि अपनी एंट्रीज भेजें। जी लोग जो इसमें पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं, उनको आप उसकी तैयारी के लिए कुछ सेक्टर्स दीजिए, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, खारजा सेक्टर, और आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर, पावर एंड डेवलपमेंट सेक्टर, वाटर सेक्टर, अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर, इस किस्म की चीज़ों के आप लोगों को टॉपिक्स दीजिए। और नौजवान 18 से लेके उम्र के और 40 के दरमियान के लोग और बेरोजगार को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, और उन लोगों को आप एंट्री मारें, लोग फीड करेंगे, एंट्रियाँ अपनी आएंगे। जैसे ये म्यूजिक के प्रोग्राम होते हैं ना, लोग आके एंट्रियाँ देते हैं गानों के लिए, अपनी वो कंपटीशन लड़ते हैं आके, इस तरह लोगों को आप अवेयरनेस दें, लोग चैनल्स पे आएंगे, फिर डिबेट होगी इसमें। आप पाकिस्तान के बेहतरीन 3 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठाइए जज सामने, बेहतरीन पाकिस्तान के आप साफी बैठाइए सामने, बेहतरीन आप पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जो है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको बैठाइए, और पब्लिक ओपिनियन के लिए ओपन कर दें आप वोटिंग के लिए। आप देखें वो लोग आएंगे और वो लड़के लड़कियां उसमें जीतेंगे। जो लड़के लड़कियां जीतेंगे, आपके पास इंशाल्लाह 140 लोग असेंबली मेंबर्स बन सकते हैं पब्लिक की वोटिंग पर। उसके बाद जितने पाकिस्तान के मल्टीनेशनल कंपनीज और इदारे हैं, उनको इलेक्शन के लिए सपोर्ट करें, फाइनेंशियल तौर पर उनको सपोर्ट करें, इलेक्शन में खड़ा करें। अगर वो लड़के लड़कियां, नई जनरेशन ना असेंबलियों तक पहुंचे, वो मिडिल क्लास जो बेरोजगार धक्के खा रही है, जो बिजली से ख्वार हो रही है, महंगाई से ख्वार हो रही है, वो अगर ना सिनेरियो बदल दे पाकिस्तान की किस्मत, तो आप कहिएगा। अगर ये चीज आप कदम उठाएं, मीडिया अगर ताकतवर है, आ जाए मैदान में और अमल करके दिखाए। खुदा की कसम, ये जितने फ्यूडल्स बैठे हैं ना, और ये जागीरदार वडेरे, और ये जितने आपके पंडित बैठे सियासी पार्टियों के, ये सारे किनारे लग जाएंगे। खुदा की कसम, आम आदमी को उसकी हैसियत पता चलेगी, उसको पावर डिलीवर होंगी, पब्लिक को देगा, वो डिलीवर करेगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। निजाम मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1 घंटे बिल्कुल बहुत अच्छी तजवीज़ है, और दोनों मोहतरम शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं। फरहान साहब, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, आपकी इस तजवीज़ पे भी बात करेंगे हम। देखिए, ये जो बात वही आ रही है कि मिडिल क्लास या ग्रास रूट लेवल को किस तरह से इंटैक्ट करें, लेकिन अब मैं ये जो अभी थोड़ी देर पहले तब जो गुफ्तगू आपने भी की और आपने भी की, अब उससे जो नताइज अख्ज़ हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि हमारी सियासी पार्टियाँ जो हैं, जो जमहूरियत का राग अलापते हुए थकती नहीं हैं, क्या उनके अंदर जमहूरियत है, या उनके लीडर्स में, पॉलिटिकल लीडर्स में डेमोक्रेटिक माइंड सेट है या नहीं है। बात यहाँ से शुरू इसलिए कर रहा हूँ कि 18वीं तरमीम का हवाला देना चाह रहा हूँ, जहाँ पे ये आया। कायदे आज़म ने जी जब पाकिस्तान बनाया, उन्होंने एक तकरीर की थी कि नेपोटिज्म एंड जॉबरी विल नॉट बी टॉलरेटेड। जिस मुल्क में, जिस सियासत पार्टी में नेपोटिज्म होगा, उनका एक जमहूरी माइंडसेट कैसा होगा। बिल्कुल, वो तो एक आमराना माइंडसेट है। ये तो वो बादशाहत वाला है कि बाप बादशाह तो बेटा बादशाह। यहाँ की आप सियासी पार्टी देख लीजिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लें, वो एक बड़े ज़बरदस्त डायनामिक लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, लेकिन उनकी आप देखिए जमहूरियत सोच ये थी कि अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा बिल्कुल राइप थे, ट्रेंड थे बिल्कुल, उनको लीडरशिप नहीं सौंपी गई, उनकी बेटी को सौंपी गई। क्योंकि शायद आवाम उन हफीज़ पीरज़ादा को एक्सेप्ट नहीं करते, बेनज़ीर को एक्सेप्ट कर लेती और एक्सेप्ट किया। फिर आप देख लीजिए मुस्लिम लीग नवाज़ को, आप देख लीजिए, बड़ा भाई छोटा भाई, अब बाकी 2 तैयार हो रहे हैं। अब वो भतीजे अवामी नेशनल पार्टी उसमें आप देख लीजिए, हो रहा है। वली खान से भाई, फिर बेटे, उनकी बेगम नसीम वली, फिर अब उनके बाद उनके साहबजादे असफंदियार वली, फिर अब उनके बेटे आ जाएंगे, अब बिलावल भुट्टो साहब भी आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जमहूरियत अगर आप कहते हैं और अपनी इस पार्टी को आप अपनी मारूसी जायदाद समझ के आप उसको चलते, तो आपकी सोच का उससे अंदाज़ा होता है कि आपकी सोच कितनी जमहूरी है। ये तो एक ढोंग है कि जनाब मुझे इलेक्ट कर लो तो जमहूरियत है, अगर मुझे इलेक्ट नहीं किया या मेरे एक जो इक़दामात हैं उस पर अगर आपने अमल अब नहीं किया, तो 18वीं तरमीम में वो बात डाल दी है कि जनाब एक नॉन इलेक्टेड
पार्टी का चीफ जो है एक मुंतखब वजीर आजम को भी डिसीट कर सकता है। तो ये आप जमहूरियत की एसेंस देखिए, आमरीत की इंतहा है ये। तो यानी मुख्तला साहब, क्या मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि यानी माइंडसेट ये हो गया है कि जमहूरियत की जो तारीफ अब इस हवाले से सियासी पार्टियाँ, वो सियासी पार्टियाँ जिनके अंदर जमहूरियत नहीं है, क्या ये है कि जब खाकीज़ आएंगे तो अमरीत है और जब सिविलियंस आएंगे तो जमहूरियत है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है अंजुम साहब। प्रॉब्लम क्या है यहाँ, मसला क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ मेंबरशिप किया करती थी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले। जी, 1-1 रुपए की मेंबरशिप, 4 आने की मेंबरशिप होती थी, लोग आते थे उनके पास। आज मैं आपको दावे से कह रहा हूँ किसी पार्टी के पास मेंबरशिप रिकॉर्ड नहीं है कि कितने मेंबर हैं, क्योंकि ये ख़ानदानी एक लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। बिल्कुल यूसुफ साहब ने सही कहा है। हमने इज़्ज़त दी, एहतराम दी खान गफ़ार खान बादशाह खान को कि भाई वो उन्होंने बतल हुर्रियत थे, उन्होंने जद्दोजहद की, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़े। उनके बेटे को हमने तस्लीम किया, वली ख़ान को। अब उनके बेटे अब असफंदियार को भी वो तस्लीम करें। इसी तरह से हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और मैं एक बात बता दूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम ज़िंदगी इश्यूज़ की पॉलिटिक्स की, इस ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं की। उनकी बेटी आई, उनकी बेटी को हमने कबूल कर लिया। अब हम उनके ख़ानदान को किस बुनियाद पर एक्सेप्ट करें, जो कि सिवाय शहीदों के लाशें कंधे पर उठाए हुए हमसे भी वोटों की भीख मांग रहे हैं? भाई आप इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करो। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, वही रोटी कपड़ा मकान लोगों से छिन गया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो रोटी 2 रुपए की मिलती थी, आज वो 6 रुपए की मिल रही है। वो आटा जो 17 रुपए किलो था, वो आज जो है वो 36 रुपए किलो मिल रहा है। आप डबल हो गया। अब आप कहते हैं कि लोग शोर ना बचाए। आपकी शक्ल देखकर हम थोड़ी आपको इक़्तिदार में लाए हैं। अवाम लाते हैं 2 उसूल बुनियादों पर, एक इजहार राय की आज़ादी हो, और जैसा यूसुफ साहब ने कहा इदारे मजबूत हो, और दूसरा उनके मसाइल फौरी तौर पर हल हों। आप तो उनके मसाइल हल करने की बजाय अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं, लोगों के सामने आ रहा है। आप जाहिल जपट लोगों को, जिनके के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तू इस काबिल नहीं है, तू 420 शख्स है, आप उसे दोबारा टिकट दे रहे हैं और आप उसे जितवा रहे हैं। यानी आप अदलिया के मुंह पर भी, एक इदारा जो बच गया उसके मुंह पर भी तमाशा मार रहे हैं आप। तो ये कहाँ की जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है, ये ख़ानदानी एक तरह से लिमिटेड कंपनियां हैं, और इनकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत है। मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और आज के दौर में कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको उसकी मिसाल देने को तैयार हूँ। जो गवर्नर परवेज़ मुशर्रफ लगा कर गए थे, क्या वो गवर्नर नहीं तब्दील हुए? वही गवर्नर हैं सारे के सारे। जो फिनेंस मिनिस्टर उनके दौर में थे, वही फिनेंस मिनिस्टर इनके दौर में है। वही खातून जो थी हैं, क्या नाम उनका, खर साहिबा की, हिना रब्बानी खर, वो जब कल भी थी आज भी थी। वही हफीज़ शेख कल भी थे आज भी थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप के नज़र में सिर्फ इंतखाबात के ज़रिए आ जाना जमहूरियत है, ये नहीं। यूसुफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जमहूरियत का मकसद ये नहीं है। जमहूरियत का मकसद ये तब्दीली नज़र आए। एक ब्रेक का वक्त आ रहा है सर, ब्रेक पे जाते हैं और मुख्तसर से ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जा रहे हैं। तो लेट्स टॉक लाइव में आप मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में 2 मोहतरम गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट जनाब यूसुफ गबोल साहब और मारूफ सहाफ़ी, कॉलमिस्ट और सीनियर तजिया निगार मुख्तरम मंसूर साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जमहूरी कल्चर की, और हमारे कॉलर ने, फरहान साहब ने फ़ोन भी किया था और बहस वहीं से आगे बढ़ी थी कि मिडिल क्लास को मेन स्ट्रीम लाइन में कैसे लाया जाए, और क्या हमारी सियासी पार्टियों में वाकई जमहूरी कल्चर मौजूद है, वो जमहूरियत जिस